बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर मुज़फ़्फ़र अपने नए वीलॉग के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए, जिसे हम कहते हैं फॉर्मली या इनफॉर्मली बात करते हुए, कहा है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाऊँ, मेरा कौन सा वहाँ पर घर है और मेरा कौन सा वहाँ पर पैसा पड़ा है, क्या वहाँ जाकर भीख मांग कर रहूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये जो कुछ हो रहा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और ये सिर्फ अपना माल बचाने के चक्करों में मुझ पर केसेस बना रहे हैं ताकि ये मुझे अंदर कर दें और फिर मैं किसी तरीके से इंतखाबी अमल से दूर हो जाऊँ। पार्टी क्रश करने के बारे में उन सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ हैं, ये अभी तक 90 की दहाई में रहते हैं, इनको ये नहीं पता कि जब वोटर पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है तो उस पार्टी को क्रश नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमारे इतने ज़्यादा जो है क्या कहते हैं साथी तोड़े हैं या उनके लीडरान तोड़े हैं और तोड़कर उनकी पार्टी भी बनाई है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे एक एक लीडर की जगह 6-6 लोग जगह लेने के लिए तैयार बैठे हैं। उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि वोटर पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। नाज़रीन, एक सहाफ़ी हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उनकी बहुत सारी खबरें जो होती हैं वो बहुत सही होती हैं और वो बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक बात जो है वो शेयर की है। उनका कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के बीच में कुछ लोग पड़े थे और उन लोगों ने इनका आपस में रब्ता कराने की कोशिश की थी, लेकिन मामला आ रहा है एतबार का, क्योंकि ना इमरान खान साहब एतबार कर रहे हैं और ना ही इस्टेब्लिशमेंट एतबार कर रही है। तो अभी तक जो बातें हैं वो अभी बीच में ही लटकी हुई हैं। सिर्फ ये है कि जिसे उन्होंने अपने अल्फाज़ों में कहा कि अभी सिर्फ मिस कॉलों तक बात बाकी है। अगर नाज़रीन मिस कॉल शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब दोनों तरफ कुछ जो है वो चाहते हैं जो है वो उभरना शुरू हो गई हैं। वैसे नाज़रीन, मुझे ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक लीडर जो है वो उसको जो है वो पाकिस्तान में सियासत करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करना पड़ता है। तो मुझे ये थोड़ा सा मायूब सा लगता है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये मेरा कहना गलत ना होगा कि सारा आलम हू का है, मसला मैं और तू का है। फौजी अदालतों का केस जो है वो अदालत में लगा हुआ है, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया। देखते हैं कि उस पर क्या फ़ैसला आता है। वैसे जो तोशा खाना का केस है उसका मैंने सुना है कि अभी ये कंफर्म नहीं मैं कर रहा कि उसके केस का फ़ैसला हो गया और वो महफूज हो गया है। अब वो कब सुनाते हैं और क्या आता है ये मैं आपको ज़रूर अपने अगले वीलॉग में बताऊँगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब जो कि काफ़ी अरसे से गायब थे, अचानक उनका बयान जो मंजर-ए-आम पर आया है। अभी भी बयान मंजर-ए-आम पर आया है, आज़म खान साहब मंजर-ए-आम पर नहीं आया है। उनके बयान में जो उन्होंने जो बयान दिया 164 का बकौल मीडिया के, जो मीडिया पर इस तरह की जो खबरें चल रही हैं कि मीडिया पर के 164 के तहत आज़म खान साहब ने बयान दिया है और वो शायद कोई मसले के वादा माफ़ बन गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उस बयान को काफ़ी ज़्यादा मीडिया पर पजीराई मिल रही है और ख़ासतौर पर नून लीगी हल्के उसको बहुत ज़्यादा सताइशी नज़रों से देख रहे हैं। उस बयान में उन्होंने कहा है कि साइफर जो है वो एक ड्रामा था। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से बचने के लिए साइफर का ड्रामा किया। हमने उनको मना किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वो साइफर अवाम में लहराया। जबकि आज़म खान साहब का इसी बयान में जो अगली बात उन्होंने की है कि साइफर के मामले में पहले 28 मार्च को मीटिंग हुई बनी गाला में और फिर 30 मार्च को हुई स्पेशल कैबिनेट मीटिंग के अंदर। अपने इसी बयान में उन्होंने कहा है कि साइफर के मामले में पहले 28 मार्च को बनी गाला में मीटिंग हुई और फिर 30 मार्च को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में मीटिंग हुई, जिस पर सेक्रेटरी खारजा ने आकर साइफर के मंदरजा जात के ऊपर डिस्कस की और दूसरी तरफ 2 मीटिंग्स का जिक्र भी कर रहे हैं। अगर ये साइफर झूठा था, अगर ये साइफर ड्रामा था, तो फिर सेक्रेटरी खारजा ने आकर किस साइफर को डिस्कस किया और किसके मंदरजा जात जो है वो वहाँ पर डिस्कस हुए और फिर इतना डिस्कस क्यों हुआ कि उसको इसके लिए 2 मीटिंग करनी पड़ी। और यहाँ पर मैं एक बात आपको और भी याद कराता चलूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में भी इस साइफर का डिस्कस हुआ था और वहाँ से भी इसकी तस्दीक हुई थी। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन इनसे इस तरह के बयानात ले रहा है और कौन ये बयानात को जो है वो पब्लिक कर रहा है मीडिया के ऊपर। अगर ये बयानात इस तरह से ही हैं तो फिर ये बहुत ही भोंडा किस्म का बयान लिया गया है। उसकी वजह यह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जितने लोग बैठे होते हैं वो सारे क्रेडिबल लोग हैं। पाकिस्तान की आर्मी चीफ होते हैं, सारे वज़ीर आला होते हैं और क्या कहते हैं सारे आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो है चीफ वहाँ मौजूद होते हैं। जब उनकी मौजूदगी में इस साइफर की तस्दीक कर दी गई थी तो फिर किस तरीके से आज़म खान साहब अपने बयान में इस साइफर को ड्रामा और झुटला रहे हैं या झूठा कह रहे हैं। आई थिंक जब इस साइफर की तहकीकात होंगी तो तब पता चलेगा कि ये क्या है। ये अपने तौर पर जो भी ये कर रहा है उसका 164 का बयान लेकर और अपने तौर पर साइफर की तहकीकात कर रहा है, इससे मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को नुकसान होगा, बल्कि इसका फ़ायदा ही होगा। माजी में बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ भी उनके बहुत सारे करीबी अफसरान और साथियों को इस्तेमाल करके इस तरह के केसेस बनाए गए, लेकिन माजी गवाह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और शायद अब भी कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उनको तो शायद फ़ायदा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन इमरान खान को इस तरह की हरकतों से मज़ीद फ़ायदा ये लोग पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन, ज़राए से खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने ताबेदारी की हद कर दी है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ हैं।
मैं यहाँ पर एक बात याद कराता चलूँ नवाज शरीफ साहब को कि माजी में नवाज शरीफ साहब ने भी इस तरह की ताबेदारी की थी। जनरल ज़िया-उल-हक से लेकर बाजवा तक उनकी ताबेदारी भी मशहूर है। तो अब वो क्यों नाराज़ हो रहे हैं जबकि उनका भाई वही कुछ कर रहा है जो उन्होंने अपने बड़े भाई से सीखा। नाज़रीन, जहाँ तक इन असम्बलियों की तहलील का या इन असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने की बात है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस हुकूमत के हाथ पैर बिल्कुल बंधे हुए हैं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये शोशे छोड़ते हैं, कभी कोई तारीख कभी कोई तारीख। वो फ़ियाम में एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इंसाफ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन इनके पल्ले कुछ है नहीं, क्योंकि ये ना असम्बली तोड़ सकते हैं। ये सिर्फ मुद्दत पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो है वो आगे चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस 15-16 महीने की हुक्मरानी में इन्होंने जो अचीव करना था वो इन्होंने कर लिया है। उसमें मेन जो चीज़ थी वो इनके केसेस थे, वो इन्होंने अपने वो ख़त्म करवा लिए हैं। नैब का कानून तब्दील करवा लिया है। तो ये सारे मामला जो इनके हासिल हुए हैं या जो इनको अचीवमेंट हासिल हुई है, इसके बाद इनके पल्ले कुछ नहीं है और इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। मुंह से ये बोल ज़रूर रहे हैं, वो भी इसलिए कि ये लोगों को बता सके कि हम जिंदा हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब 15-16 महीने की इस हुक्मरानी में अपने भाई की हुकूमत में पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि वो उनको ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए हैं। और ये हकीकत भी है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट में यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी ताबेदारी से सारी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा खुश है। तो आने वाले वक्त में भी जो है वो पूरा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के नाम निकल सकता है। मुझे यहाँ ऐसा कहने में कोई यार नहीं होगा कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब जरदारी की जो है वो समझे छुट्टी हो चुकी हुई है। शहबाज शरीफ अपनी ताबेदारी से ये जो मार्का था वो मार लिया है, और यही वजह है कि मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ है। अब आखिर में मैं अपनी कौम पाकिस्तान से मुखातिब होना चाहता हूँ। कौम पाकिस्तान, इन 15-16 महीनों में आपने देखा है कि इन हुक्मरानों ने कौम की कोई बात नहीं की। इन्हें तो अपनी कुर्सी बचाने और उसकी सियासत करने से फुर्सत नहीं है। कोई किसको गिरा रहा है, कोई किसको गिरा रहा है, कोई कुर्सी हासिल करना चाहता है, कोई आने वाले वक्त में हासिल करना चाहता है, कोई कुर्सी बचाना चाहता है, कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, कोई किसी के जाने का इंतज़ार कर रहा है। तो ये इन्हीं मामलात में अड़े हुए हैं। मुझे एक बात बता दें, 15-16 महीने में कोई एक काम इन्होंने अवाम के लिए किया हो, बल्कि अवाम के कमर तोड़ दी महंगाई ने, और मज़ीद ये महंगाई करते जा रहे हैं। पेट्रोल देख लें, बिजली देख लें, गैस देख लें, चीनी देख लें, खाने पीने की दीगर एशिया देख लें, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ पर महंगाई का असर आता है और वो मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ता जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या आपने इसी तरह से महकूम रहना है? क्या इनको अपने ऊपर इसी तरह से हुक्मरानी करने देनी है? क्या आपको अपने मामलात को सुधारना नहीं है? क्या आप इसी तरह से जीते रहेंगे? क्या आप लोग इसी तरह से जीते रहेंगे? क्यों आप लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं होते? क्यों आप मुल्की मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते? जैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने मामलात पर नज़र रखते हैं, इसी तरह आपको इस मुल्क के मामलात पर भी गहरी नज़र रखनी चाहिए और अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना चाहिए। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, उस दिन आप ही की नहीं, आपकी आने वाली नस्लों की और इस मुल्क की किस्मत संवर जाएगी। मेरी इस वीडियो से किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं पेश की माफ़ी चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी है। मुझे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक मुझे और पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।